हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास सेंट्रल बैंकिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में सेंट्रल बैंकिंग प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम उसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग सेंट्रल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेंट्रल बैंक का मतलब समझते हैं कि एक सेंट्रल बैंक बेसिकली होता क्या है और उसका काम क्या होता है। ठीक है। तो सिंपली देखो, किसी भी देश का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उस देश का सबसे बड़ा बैंक होता है। कहने का मतलब क्या है कि दुनिया के हर देश का एक अपना एक यहाँ पर सेंट्रल बैंक होता है, जो कि पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे ऊपर होता है, सबसे बड़ा बैंक होता है। ठीक है। अब इसका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि देश के अंदर हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको यहाँ पर मेंटेन करके रखा जा सके। हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको यहाँ पर प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके, ताकि हमारे देश की यहाँ पर ग्रोथ जो है वो हो सके। ठीक है। अब ये जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक के साथ यहाँ पर डील नहीं करता। यानी कि आप या फिर हम जाकर वहां पर कोई अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, कोई भी यहाँ पर लोन नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे लिए दूसरी कमर्शियल बैंक्स होती है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ये किसके साथ डील करती है। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है वो यहाँ पर या तो देश की जो गवर्नमेंट है उसके साथ डील करता है, या फिर हमारे देश की जो अदर बैंक्स है उसके साथ यहाँ पर डील करता है। क्लियर है। अगर गवर्नमेंट को कोई बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, बैंकों को कोई बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, तो वो कहा जाते हैं हमारे यहाँ पर सेंट्रल बैंक के पास जो है वो जाते हैं। और हम यहाँ पर सेंट्रल बैंक के साथ डायरेक्टली डील जो है वो नहीं कर सकते। क्लियर है आपको। तो सेंट्रल बैंक बेसिकली देश का सबसे बड़ा बैंक होता है, और इसका जो मेन काम होता है वो यही होता है कि देश के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना है, हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको प्रॉपर्ली मैनेज करना है, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है देश के अंदर वो मेंटेन रह सके। ठीक है। और हमारी देश की जो ग्रोथ है वो यहाँ पर टाइम के साथ हो सके। क्लियर है। अब हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन है, वो है हमारा RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको फटाफट से यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। डैश इज एन अपेक्स बैंक रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग कंट्रीज मनी सप्लाई, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट रेट एंड इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी साउंडनेस ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। तो एक ऐसा अपेक्स बैंक जिसका मेन काम होता है कंट्री की मनी की सप्लाई को मैनेज करना, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करके रखना, साथ के साथ जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी और साउंडनेस को मेंटेन करके रखना। तो ऑप्शन ए सेंट्रल बैंक्स, ऑप्शन बी लोकल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, या फिर गवर्नमेंट बैंक्स। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल बैंक इज अ करेक्ट आंसर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं हमारे सेंट्रल बैंक के। मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करके रखना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ सेंट्रल बैंक। हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसके यहाँ पर फीचर्स कौन कौन से होते हैं। पहला क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी। दूसरा क्या है, बैंकर टू द गवर्नमेंट। तीसरा क्या है, बैंकर टू बैंक्स। चौथा क्या है, हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो ये सारे के सारे हमारे फीचर्स होते हैं सेंट्रल बैंक के। ठीक है। पहले बात करते हैं मॉनेटरी अथॉरिटी। एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो देश के अंदर जो मनी सप्लाई है उसको यहाँ पर कंट्रोल करता है। यानी कि देश के अंदर ना तो मनी सप्लाई कम होनी चाहिए ना ही ज्यादा होनी चाहिए, इसका ध्यान कौन रखता है, हमारा सेंट्रल बैंक करता है। जैसे एग्जाम्पल दो तो इंडिया के अंदर जो RBI है उसके पास अथॉरिटी है मनी को इशू करने की। यानी कि हमारे देश में करेंसी को कौन इशू करता है, कौन छापता है, RBI करता है। ठीक है। तो जब भी उसे मनी सप्लाई कम या ज्यादा लगती है तो उस हिसाब से वो करेंसी को इशू करके उसको प्रॉपर्ली मैनेज करता है। ठीक है। नेक्स्ट है बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल बैंक है
वो नॉर्मल पब्लिक के साथ डील नहीं करता, बल्कि किसके साथ डील करता है, हमारे देश की जो गवर्नमेंट है और जो हमारी बैंक है उसके साथ यहाँ पर डील करता है। तो गवर्नमेंट को जब भी कोई बैंकिंग सर्विसेज चाहिए, जैसे मान के चलो हमारी गवर्नमेंट है, उसको लोन चाहिए, या फिर उसके पास एक्सेस में फंड पड़े हैं वो उसको डिपॉजिट करना चाहती है, या फिर वो लोगों तक अपना पैसा पहुंचाना चाहती है स्कीम के जरिए, तो वो किसके जरिए करते हैं, आरबीआई के जरिए करते हैं। तो आरबीआई के पास गवर्नमेंट के कई सारे अकाउंट्स होते हैं जिसके अंदर पैसा आता भी है और वो बोरिंग वगैरह भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकर टू बैंक्स, ठीक है। अब जैसे देखो आपको कोई बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो आप किसके पास जाते हैं, बैंक के पास जाते हो। अब बैंक को भी तो बैंकिंग सर्विसेज चाहिए ना, उनको भी यहाँ पर लोन चाहिए, अगर उसके पास एक्सेस में फंड है तो उसे भी डिपॉजिट करवाना है, तो वो क्या करवाता है, वो भी आरबीआई के पास करवाता है, यानी कि सेंट्रल बैंक के पास करवाता है, ठीक है। कई बार मैं आरबीआई बोलूंगा तो आरबीआई का मतलब यहाँ पर क्या है, सेंट्रल बैंक, क्योंकि हमारे देश का बैंक कौन सा है, सेंट्रल बैंक, आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब ये जो हमारे सेंट्रल बैंक होते हैं वो रेगुलेशन का भी काम करते हैं। जैसे इंडिया की एग्जांपल में जो आरबीआई है वो इंडिया के अंदर हमारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है उसको यहाँ पर रेगुलेट करने का काम जो है वो करता है। जितनी भी बैंक है वो किसके सुपरविजन के अंदर आती है, आरबीआई के अंदर आती है, यानी कि हमारी जो सेंट्रल बैंक होती है वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी भी होती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे हमारे फीचर होते हैं किसके, सेंट्रल बैंक, ठीक है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक इज रिकॉग्नाइज एज द वर्ल्ड फर्स्ट सेंट्रल बैंक एंड इनिशियली ऑपरेटेड एज अ जॉइंट स्टॉक बैंक। सिंपल भाषा में समझाओ तो कौन सा ऐसा बैंक था, कौन सा ऐसा बैंक था जो कि पूरे दुनिया का पहला सेंट्रल बैंक कहलाया, और जब उसको स्टार्ट किया गया था तो वो एज अ ज्वाइंट स्टॉक बैंक यहां पर स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन है फेडरल रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंग्लैंड, रिस्क बैंक इन स्वीडन, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो रिस्क बैंक इन स्वीडन ये हमारा दुनिया का पहला यहाँ पर सेंट्रल बैंक था, और इसे कैसे स्टार्ट किया गया था, ज्वाइंट स्टॉक बैंक, यानी कि बहुत सारे लोगों ने, शेयर होल्डर्स ने मिलकर इसको स्टार्ट किया था और इसको चला भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिस्क बैंक, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ पर रिस्क बैंक है इसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहला देखो, रिक्स बैंक इन स्वीडन established in 1668 and is recognized as the world first central bank initially operated joint stock bank। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अब आपको क्या पता लग गया कि ये बैंक कब यहाँ पर स्टैब्लिश हुआ था, तो ये डेट याद रख लीजिए, 1668 के अंदर इसको बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद इट वॉज चार्टेड टू लेंड फंड टू द गवर्नमेंट टू एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर कॉमन। जब इसको स्टार्ट किया गया था तो इसके पास पावर थी कि यहाँ पर ये गवर्नमेंट को क्या कर सकता है, फंड्स लेंड कर सकता है, यानी कि लोन प्रोवाइड कर सकता है। साथ के साथ हमारा जितना भी कमर्स था, यानी कि जो भी व्यापार था उसके अंदर जो भी क्लियरिंग का काम था वो भी यहाँ पर परफॉर्म करता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, later the risk bank amended commercial lending operations and was absorbed with the function of monopoly of not issued in 1897। तो 1897 के अंदर हमारे जो कमर्शियल लैंडिंग ऑपरेशन थे उसको हटा दिया गया था, यानी कि अब ये बैंक ये फंक्शन परफॉर्म नहीं करता था। इसके पास अब सोल अथॉरिटी थी कि वो यहाँ पर देश के अंदर नोट जो है इशू करे। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द फेडरल रिजर्व सिस्टम डुअल मैंडेट अकॉर्डिंग टू द फेडरल रिजर्व एक्ट, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने से पहले फेडरल रिजर्व सिस्टम है क्या उसका मतलब समझते हैं, ठीक है। तो जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है वो बेसिकली हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स है, जो यूएसए है, उसका सेंट्रल बैंक है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1913 के अंदर। तो 1913 के अंदर यूएसए का सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश किया गया जिसका नाम रखा गया फेडरल रिजर्व सिस्टम, और इसको इस्टेब्लिश करने के लिए फेडरल रिजर्व एक्ट जो है यहाँ पर पास किया गया था, ठीक है। अब इसको इस्टेब्लिश करने का जो मेन पर्पस था वो यही था कि 1907 के दशक में यहाँ पर बहुत सारे फाइनेंशियल पैनिक्स जो है वो देखने को मिले थे यूएसए की गवर्नमेंट को, जिसको देखते हुए उन्होंने यहाँ पर सेंट्रल बैंक को इस्टेब्लिश किया ताकि जो हमारा मॉनेटरी सिस्टम है उसको यहाँ पर सेंट्रल लेवल के ऊपर कंट्रोल जो है वो किया जा सके। अब अगर हम फेडरल रिजर्व एक्ट की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, फंक्शंस की बात करें कि इस बैंक को क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, क्या ऑब्जेक्टिव थे, क्या फंक्शन थे, तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मेन ऑब्जेक्टिव यही थे कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको मैक्सिमाइज करना है, जो प्राइसेस है उसको स्टेबल करके रखना है, और जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है उन्हें भी यहाँ पर मॉडरेट करके रखना है, ठीक है। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव में से जो पहले दो ऑब्जेक्टिव है यानी कि मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट और स्टेबलाइजिंग प्राइसेस, इनको ही हम क्या कह देते हैं, डुअल मैंडेट, ठीक है। अब ये सब हमने क्यों पढ़ा, तो ऊपर क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पर डुअल मैंडेट के बारे में ही पूछा गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फेडरल रिजर्व सिस्टम डुअल मैंडेट, डुअल मैंडेट क्या है हमारे फेडरल रिजर्व एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन ये कह रहा है, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मैनेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट,
maximize employment and stabilizing prices, stabilizing prices, moderating long term interest rate, regulating stock market and controlling government स्पेंडिंग। तो ऑप्शन हमारा बी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो मैक्सिमाइजिंग एम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबलाइजिंग प्राइसेस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे देखो क्या है। द बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ 7 मेंबर हु आर। ठीक है। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ गवर्नर यहाँ पर मतलब आपको समझा दूं तो ये बेसिकली हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। यानी कि फेडरल रिजर्व सिस्टम कैसे काम करेगा, कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई जाएंगी, कौन कौन से डिसीजन लिए जाएंगे, ये सारा काम किसका होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर का होता है। जैसे आरबीआई के अंदर सेंट्रल बोर्ड होता है ना, ऐसे ही फेडरल रिजर्व सिस्टम के अंदर हमारा बोर्ड ऑफ गवर्नर होता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो यही लेते हैं। क्लियर है आपको। अब इसके जो मेंबर्स होते हैं वो होते हैं टोटल 7। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिटेल है, इसे भी मार्क कर लीजिए कि हमारा जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उसके कितने टोटल मेंबर होते हैं, 7। अब इसको कौन यहाँ पर नॉमिनेट करता है, कौन अपॉइंट करता है, पहला कह रहा है कि इन मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट, पर कंफर्म करता है सेनेट, या फिर जो सेनेट है वो इसको नॉमिनेट करता है, कंफर्म करता है प्रेसिडेंट, या फिर इसको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, कंफर्म करता है पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है उसके जो मेंबर्स होंगे उनको नॉमिनेट करने का काम प्रेसिडेंट का होता है, कंफर्म करने का काम जो है वो सेनेट का होता है। किसका होता है, सेनेट का होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describe the process of monetization of government debt। ठीक है। तो हमारे जो मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेट होता है, इसको इसमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर डिस्क्राइब करिए। तो पहले इसका मतलब तो आना चाहिए आपको। देखो हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है जब भी उसे लोन की जरूरत पड़ती है तो वो कहाँ कहाँ से लोन ले सकती है। सबसे पहले देखो वो यहाँ पर ले सकती है किसी फॉरेन गवर्नमेंट से, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट यूएसए की गवर्नमेंट से लोन ले सकती है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि वो पब्लिक से यहाँ पर डेट वगैरह ले सकती है ना। तीसरा तरीका क्या है कि वो सेंट्रल बैंक से यहाँ पर लोन ले सकती है। किससे ले सकती है, सेंट्रल बैंक से लोन ले सकती है। ठीक है। अब जब भी गवर्नमेंट को सेंट्रल बैंक से लोन लेना होता है तो उसको इजीली लोन नहीं मिलता, यानी कि सेंट्रल बैंक डायरेक्टली यहाँ पर लोन जो है वो नहीं दे सकती। जैसे अगर मान के चलो एक ए पर्सन है, वो एक नॉर्मल बैंक के पास जाता है और कहता है मुझे 50 लाख रुपए यहाँ पर लोन चाहिए, तो बैंक यहाँ पर उसको 50 लाख रुपए लोन दे देगा। पर अगर गवर्नमेंट जाती है आरबीआई के पास या सेंट्रल बैंक के पास तो वो डायरेक्टली यहाँ पर लोन नहीं दे सकता है। अब लोन तो देना ही है तो इसके लिए यूज किया जाता है मोनेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट डेट। तो इसके अंदर होता क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो यहाँ पर कुछ बिल्स या फिर इसको आप बॉन्ड भी कह सकते हो, वो किसको बेचती है, वो बेचती है आरबीआई को। आरबीआई से खरीदती है और उसके बदले में पैसा जो है वो दे देती है। जैसे अगर मान के चलो यहाँ पर 500 करोड़ है, 500 करोड़ के बिल्स यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी किसे, हमारे आरबीआई को। और आरबीआई क्या करेगा, यहाँ पर लोन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। लोन कैसे प्रोवाइड करेगा, तो जितने भी यहाँ पर बिल्स की अमाउंट होगी उसके इक्वल पहले नोट छापेगा, फिर वो पैसा किसे दे देगा, गवर्नमेंट को दे देगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा ना वो ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट बिल्स को बाय करेगा, फिर उसके इक्वल न्यू करेंसी को यहाँ पर क्या करेगा, छापेगा और यहाँ पर गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देगा। बाकी ऑप्शन अगर देखो तो जो गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली यहाँ पर मनी को प्रिंट करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि आरबीआई सेंट्रल बैंक यहाँ पर नोट इश्यू जो है वो करती है। ठीक है। कमर्शियल बैंक से लोन लेगी तो ऐसा होता नहीं है, कमर्शियल बैंक से ज्यादातर हमारी गवर्नमेंट लोन लेती नहीं है, उसके साथ डील नहीं करती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ये तो अलग ही फंडा हो गया। डीमोटाइज डेट मोनेटाइजेशन तो इसमें आता ही। ठीक है। तो यहां तक अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सेसिव सेंट्रल बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो किसे लोन प्रोवाइड करती है, हमारी गवर्नमेंट को। पर देखो जो लोन है ना वो लिमिट में ही प्रोवाइड किया जाना चाहिए। जैसे कोई भी चीज हो लिमिट में की जाए तो अच्छी होती है। जैसे अगर आप खाना भी खाते हो तो लिमिट में खाओ तब तो वो अमृत है, अगर लिमिट से बाहर चले गए फिर आपके लिए वो जहर हो जाता है। ऐसे ही हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो जब लोन दे रही है गवर्नमेंट को तो वो उसे भी लिमिट में देना चाहिए। क्योंकि देखो अगर हमारी जो सेंट्रल बैंक है, अगर हमारी जो सेंट्रल बैंक है उसने गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा लोन दे दिया, एक्सेसिव लोन यहाँ पर दे दिया, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कर दिया, तो उसके उसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्या नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, तो देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो जाता है। कैसे इंक्रीज हो जाता है, देखो हमारी जो आरबीआई है जब वो पैसा देगी किसे, हमारी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसे इकोनॉमी में जाके खर्च करेगी। जैसे सड़कें बनाएगी, रोड्स बनाएगी, या फिर कुछ स्कीम्स के जरिए लोगों को पैसा पहुंचाएगी, है ना। तो इससे क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होता है, प्राइसेस हाई होंगे और इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो इसीलिए
आरबीआई ध्यान रखता है, सेंट्रल बैंक ध्यान रखता है कि हमें जो बॉर्बिंग है गवर्नमेंट को वो लिमिट में ही करनी है, उससे ज्यादा लोन नहीं देना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अगर एक्सेसिव क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, इसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो इसीलिए लोन जो है वो लिमिट में देना चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ द सेंट्रल बैंक एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट का क्या है, बैंकर। गवर्नमेंट को जब भी बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो वो किससे लेता है, हमारे सेंट्रल बैंक से लेता है, ठीक है। तो एज अ गवर्नमेंट के बैंकर उसका यहाँ पर कौन कौन से रोल होते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा रोल है जो कि सेंट्रल बैंक का रोल नहीं होता है, ठीक है। बाकी तीन हमारे रोल होंगे, चौथा नहीं होगा। पहला देखो, इशूइंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर बॉर्बिंग प्रोग्राम, तो ये हमारा बिल्कुल रोल होता है, ये यहाँ पर सेंट्रल बैंक फंक्शन परफॉर्म करता है। यानी कि जब भी हमारी गवर्नमेंट को लोन की जरूरत होती है, गवर्नमेंट को लोन की जरूरत होती है, तो जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करता है मार्केट में, ताकि यहाँ पर गवर्नमेंट को लोन जो है वो मिल सके। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एडवाइस टू गवर्नमेंट, तो हमारे जो गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करता है। एक्टिंग एज अ कस्टोडियन गवर्नमेंट अकाउंट, तो ये भी सही है, जितने भी अकाउंट्स है गवर्नमेंट के उसको अपने पास अपनी कस्टडी में कौन रखता है, हमारा सेंट्रल बैंक ही रखता है। नेक्स्ट, डायरेक्टली फंडिंग बजट डेफिसिट थ्रू लोन्स, तो ये हमारा रोल नहीं होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रल बैंक है वो डायरेक्टली कभी भी गवर्नमेंट को लोन नहीं दे सकता है, चाहे वो फिजिकल डेफिसिट के लिए हो, बजट डेफिसिट के लिए हो, वो मायने नहीं रखता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो एज अ गवर्नमेंट का बैंकर ये जो चौथा रोल है वो यहाँ पर हमारे सेंट्रल बैंक का रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है और जो गवर्नमेंट है उसके बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। पहला, सेंट्रल बैंक कैन एक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द गवर्नमेंट इन सम केसेस, अगर हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात करें तो वहां पर जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होकर जो है वो काम कर सकता है, यानी कि अपनी मर्जी से काम कर सकता है। तो ये रिलेशनशिप बिल्कुल करेक्ट है। कुछ ऐसे मसले होते हैं, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी खुद से बनाता है, तो उसके पास अथॉरिटी है कि वो खुद से डिसाइड करे कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो इन मामलों में इंडिपेंडेंट हो सकता है, पर ज्यादातर कंट्रोल गवर्नमेंट का ही होता है, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट अपॉइंट्स द सेंट्रल बैंक गवर्नर एंड बोर्ड ऑफ मेंबर्स, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो जो बिल्कुल करेक्ट है, जो हमारा सेंट्रल बैंक है ना उसका जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि बैंक का गवर्नर हो गया, बोर्ड मेंबर हो गया, उसको कौन बना अपॉइंट करता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, ताकि उसका एक कंट्रोल जो है वो बैंक के ऊपर बना रहे, ठीक है, ताकि वो ज्यादा अपनी मनमानी ना कर सके। नेक्स्ट है, द सेंट्रल बैंक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज सपोर्ट द गवर्नमेंट इकोनॉमिक एजेंडा, तो जो सेंट्रल बैंक है उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो गवर्नमेंट है उसका जो इकोनॉमिक एजेंडा है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना, यानी कि जब भी उसे फंड्स की जरूरत पड़ती है उसको फंड्स प्रोवाइड करना, ताकि वो अपना इकोनॉमिक एजेंडा पूरा कर सके। तो ये हमारा क्या है, गलत है। हमारे सेंट्रल बैंक है उसका मेन फंडा, मेन एम गवर्नमेंट को सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि देश की यहां पर ग्रोथ करना है, ठीक है। तो वो गवर्नमेंट के साथ में मिलकर देश की ग्रोथ के लिए काम करेगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, गलत है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है, बोथ द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इकोनॉमिक वेलबींग, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट के साथ में मिलकर देश की ग्रोथ करने का काम जो है वो करता है, इकोनॉमिक वेलबींग करने का काम जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज द सेंट्रल बैंक कंट्रोल ओवर इंटरेस्ट रेट इंपैक्ट्स बैंक्स लेंडिंग बिहेवियर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि वो इंटरेस्ट रेट को कम या फिर ज्यादा जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो जब एक रिजर्व जब एक सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है तो उससे जो दूसरी बैंक होती है, जो कमर्शियल बैंक होती है, उसके लैंडिंग बिहेवियर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट कम या ज्यादा करता है सेंट्रल बैंक, तो उसका दूसरी बैंकों के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, और उसकी जो लैंडिंग एक्टिविटीज होती है वो भी यहाँ पर इफेक्ट होती है, ठीक है। अब कैसे होती है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन कह रहा है इट हैज मिनिमल इफेक्ट, मतलब कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो बैंक है वो अपने खुद के लैंडिंग रेट जो है वो डिसाइड करती है रिस्क के बिहाफ पर या फिर मार्केट डिमांड के बिहाफ पे, तो इंटरेस्ट रेट की कम या ज्यादा होने का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अगर उसके बाद हायर सेंट्रल बैंक रेट डिस्करेज बैंक फ्रॉम लैंडिंग एज अ बोरोइंग बिकम्स मोर एक्सपेंसिव, तो जो सेंट्रल बैंक है जब वो रेट्स को हाई कर देता है तो उससे क्या होता है कि जो दूसरी बैंक है, कमर्शियल बैंक है,
वो लैंडिंग कम कर देते हैं क्योंकि उन्हें लैंडिंग यहाँ पर महंगी पड़ रही होती है। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, मैं आपको एक बार एग्जांपल से समझाता हूँ। तो देखो, हमारी जो बैंक्स है वो लोन लेती है आरबीआई से। किससे लेती है? आरबीआई से, ठीक है। आरबीआई जो है जिस रेट पे लोन देता है बैंक को, उसे हम कहते हैं यहाँ पर रेपो रेट। क्या कहते हैं यहाँ पर? रेपो रेट, ठीक है। आरबीआई से लोन लेने के बाद जो बैंक है वो आगे यहाँ पर पब्लिक को जो है वो लोन देती है। देखो, अगर मान के चलो जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है? 2% है, यानी कि जो रेपो रेट है वो 2% है। तो बैंक क्या करेगा? आरबीआई से ज्यादा बोर्विंग करेगा ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग करके पैसा जो है वो कमा पाए, क्योंकि यहाँ पर इसको बोर्विंग सस्ती पड़ रही है। इसके ऑपोजिट अगर ये इंटरेस्ट रेट कितना हो जाए? 15%, तो अब क्या होगा? बैंकों को बहुत महंगा लोन पड़ रहा है। तो अब वो क्या करेंगे? अब वो बोर्विंग कम करेंगे, क्योंकि इतना महंगा कौन लोन ले यार, थोड़ा थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। तो वो क्या करेंगे? कम बोर्विंग करेंगे, जिससे जो लैंडिंग एक्टिविटीज है वो कम हो जाएगी, वो कम लोन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा। तो ऑप्शन बी इज आ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा था? इट ओनली अफेक्ट्स द लार्ज मल्टीनेशनल बैंक्स। तो जो लार्ज मल्टीनेशनल बैंक्स है सिर्फ उसी के ऊपर ये इम्पैक्ट डालता है, और जो स्मॉलर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डालता। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है? चेंजेस इन सेंट्रल बैंक रेट्स हैव नो इम्पैक्ट ऑन इंटरेस्ट रेट। यानी कि अगर हमारे जो सेंट्रल बैंक के रेट्स में चेंज आता है तो उसका बाकियों के इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज ही नहीं आता। तो ये तो गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि अगर हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो रेट्स को हाई करती है तो उससे जो लैंडिंग एक्टिविटीज है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और जो लैंडिंग एक्टिविटीज है वो कम हो जाती है, लोन कम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what would happen if CRR is increase? अगर यहाँ पर CRR को इंक्रीज कर देता है सेंट्रल बैंक, तो यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले CRR का मतलब समझ लो। CRR का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है यहाँ पर? कैश रिजर्व रेशियो। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो, अगर मैं इंडिया की एग्जांपल लूं तो इंडिया के अंदर जितने भी बैंक यहाँ पर हमारी ऑपरेट करिए, कौन सी बैंक? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ध्यान रखना है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज होती है, यानी कि जितनी भी डिमांड या फिर टाइम डिपॉजिट्स होते हैं, उसका एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो रिजर्व करके रखना पड़ता है आरबीआई के पास। जैसे एग्जांपल दूं मैं, तो एक बैंक है उसकी जो टोटल डिमांड लाइबिलिटीज है वो कितनी है? यहाँ पर 100 करोड़ रुपीज है। 3% सीआरआर है, तो यहाँ पर जो हमारा 3 करोड़ रुपीज है उसे यहाँ पर आरबीआई के पास जो है रिजर्व करके रखना पड़ेगा, ताकि अगर इसको कोई फाइनेंशियल दिक्कत हो तो आरबीआई इसकी हेल्प कर सके। इसी को हम सीआरआर कहते हैं। तो अगर सीआरआर इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है? बैंकों के पास लोन देने के लिए जो पैसा होता है वो कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है? देखो, 100 करोड़ था, सीआरआर 3%, तो 3 करोड़ कहां जाएगा? आरबीआई के पास जाएगा, ठीक है। बाकी कितना पैसा बचा? 97 करोड़। अगर यही सीआरआर 10% होता तो कितना जाता आरबीआई के पास? 10 करोड़ रुपीज। कितना पैसा बचता? 90 करोड़ रुपीज। कम हो गया कि नहीं पैसा? अगर सीआरआर इंक्रीज होगा तो हमारा जो बैंक है उसके पास पैसा कम बचेगा, और वो जो लैंडिंग है वो यहाँ पर कम कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर करेक्ट रहेगा? यहाँ पर हमारा क्या आंसर करेक्ट रहेगा? तो हमारा जो क्रेडिट फ्लो है इकोनॉमी के अंदर वो डिक्रीज हो जाएगा। जब बैंक कम लोन देंगे तो इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है वो कम फ्लो करेगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा था कि बैंक विल हैव मोर मनी अवेलेबल फॉर लैंडिंग। तो ये तो उल्टी बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात कर रहा है। पैसा कम हो जाएगा, ज्यादा कहाँ हो रहा है? कम हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कह रहा है? बैंक विल अर्न हायर इंटरेस्ट ऑन रिजर्व। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिजर्व पे इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, अगर किसी केस में मिलता है तो। सीआरआर में तो वैसे नहीं मिलता। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ दीज इज आर फैक्टर्स डिटर्मिनिंग सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट डिबेट रही है। क्या डिबेट रही है? कि जो सेंट्रल बैंक है हमारा, यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है इसे इंडिपेंडेंट रखना है गवर्नमेंट से, यानी कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर ज्यादा कंट्रोल जो है वो नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेंट्रल बैंक का गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड होना चाहिए और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होना चाहिए यहाँ पर सेंट्रल बैंक। कुछ लोग कहते हैं नहीं, अगर सेंट्रल बैंक को खुल के काम करना है, अच्छे तरीके से काम करना है, तो उसको थोड़ी इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल दो आपको, तो सेंट्रल बैंक का एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि वो जो हमारी मनी सप्लाई है उसे यहाँ पर कंट्रोल करके रखे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखे, ठीक है। यहाँ पर इन्फ्लेशन लिख देते। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि गवर्नमेंट को वो डेट भी प्रोवाइड करे, ठीक है। कई बार होता है ना कि इनके बीच में कंफ्लिक्ट होता है। अगर यहाँ पर सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को डेट प्रोवाइड करती है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती है,
अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रही है तो गवर्नमेंट को डेट नहीं दे पा रही, तो इस चीज में ना सेंट्रल बैंक इस तरीके से काम नहीं कर पाता। तो लोगों ने कहा कि भाई देखो हम क्या करेंगे, कुछ मामलों में सेंट्रल बैंक को इंडिपेंडेंस जो है वो प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो ठीक ठाक से काम कर सके। ठीक है, तो इनमें से कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे कि कोई भी सेंट्रल बैंक कितना यहाँ पर इंडिपेंडेंट है। पहला, पर्सनल पर्सोनल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पॉलिसी इंडिपेंडेंस और गोल इंडिपेंडेंस। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो कि बताएंगे कि कोई भी बैंक यहाँ पर, कोई भी सेंट्रल बैंक कितना इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब अगर हम इन फैक्टर्स की बात थोड़ा डिटेल में पढ़े तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सोनल इंडिपेंडेंस। पर्सोनल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हमने सेंट्रल बैंक को इतनी पावर दी है कि वो यहाँ पर अपने सीनियर ऑफिशियल्स को खुद से अपॉइंट कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट की किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। साथ ही साथ उनके ऑफिस की टर्म कितनी होगी, यानी कि कितने सालों के लिए उसको अपॉइंट किया जाएगा, वो भी यहाँ पर डिसाइड किया जा सकता है। उसे कैसे डिसमिसल किया जाएगा वो भी यहाँ पर खुद से डिसाइड जो है वो कर सकता है। अब इसको इसलिए लेकर आया गया था ताकि जो अपॉइंटमेंट वगैरह है हमारे सेंट्रल बैंक ऑफिशियल्स की वो प्रॉपर तरीके से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि हमने सेंट्रल बैंक को इतनी पावर दे दी है कि वो खुद से डिसाइड करे कि वो यहाँ पर गवर्नमेंट को कितना यहाँ पर लोन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर है, ठीक है, कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है को कवर करने के लिए हमारा सेंट्रल बैंक डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली लोन जो है वो प्रोवाइड करेगा। जैसे होता है ना कि अगर मान के चलो हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो गवर्नमेंट अपने मर्जी से पैसा मांगेगी और सेंट्रल बैंक को देना ही पड़ेगा। पर हमने क्या किया, उसको इतनी इंडिपेंडेंस प्रोवाइड कर दी कि वो खुद से डिसाइड करे कि उसे 100 करोड़ रुपए देना है या फिर 1000 करोड़ रुपए देना है। खुद से यहाँ पर डिसाइड जो है वो कर सकता है। ठीक है, इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसके पास एक इंडिपेंडेंट बजट हो, खुद का बजट हो, उसके पास खुद इतने पैसे हो कि अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर सके और उसे गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट होना ही ना पड़े। नेक्स्ट है हमारा पॉलिसी इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पॉलिसी इंडिपेंडेंस नाम से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पर सेंट्रल बैंक को इतनी पावर दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं कि वो यहाँ पर खुद से मॉनेटरी पॉलिसी को बना भी पाए और उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी कर सके और गवर्नमेंट की किसी भी तरह की इंटरफेरेंस भी यहाँ पर ना हो सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्रॉपर सेटलमेंट को पावर देनी कि वो खुद से डिजाइन करे, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करे बिना किसी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम के। ठीक है, नेक्स्ट है गोल इंडिपेंडेंस। तो इसके अंदर क्या है कि यहाँ पर सेंट्रल बैंक खुद से अपने गोल यहाँ पर डिसाइड कर सकता है, खुद से अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो डिसाइड कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इंट्रोड्यूस द कोड ऑफ गुड प्रैक्टिसेस ऑन ट्रांसपेरेंसी इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज नोन एज। ठीक है, तो हमारे जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने एक कोड इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है कोड ऑफ गुड प्रैक्टिसेस ऑन ट्रांसपेरेंसी इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज। उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या है, ELRIC फ्रेमवर्क। क्या है, ELRIC फ्रेमवर्क। ठीक है, जो IMF है उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो भी मॉनेटरी और फाइनेंशियल पॉलिसीज है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी आ सके, यानी कि हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी बना रही है, किस तरीके से फाइनेंशियल पॉलिसी बना रही है, किस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करे, कौन कौन से डिसीजन उन्होंने लिया, उसके पीछे की क्या रीजन है, इसके बारे में सभी को पता होना चाहिए ताकि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम किया जा सके, किसी भी तरह का फ्रॉड जो है वो ना हो सके। ठीक है, अब इसको ELRIC फ्रेमवर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये जो कोड है वो बेसिकली 5 चीजों के ऊपर फोकस करता है। पहला है ई डिनोट करता है एक्सटर्नल ऑडिट मैकेनिज्म की, कि एक्सटर्नल ऑडिट यहाँ पर कैसे किया जाएगा। उसके बाद एल जो है वो डिसाइड करता है लीगल स्ट्रक्चर और इंडिपेंडेंस का, कि हमारे सेंट्रल बैंक का लीगल स्ट्रक्चर क्या होगा, सॉरी इंडिपेंडेंस यहाँ पर कितनी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। थर्ड जो आर है वो बेसिकली डील करता है रिपोर्टिंग के साथ, कौन सी रिपोर्टिंग के साथ, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के साथ। उसके बाद आई डील करता है इंटरनल ऑडिट मैकेनिज्म के साथ और जो हमारा सी है वो डील करता है सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल के साथ। ठीक है, अब ये जो कोड है वो बेसिकली कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को यूज करता है, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हो गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गया, और उनको एज ए बेंचमार्क यूज करता है ताकि वो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करके रख सके और कंपेयर कर सके कि किसी भी बैंक ने कितनी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है वो मेंटेन करके रखी हुई है। जो ELRC फ्रेमवर्क है वो बेसिकली सेंट्रल बैंक को हेल्प करता है कि वो यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सके जो भी यहाँ पर वल्नरेबिलिटीज है और उसको सुधारने के लिए रिकमेंडेशन भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है ताकि स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर उसको मिटिगेट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो आपको पता ही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का क्या है, सेंट्रल बैंक। पहला क्या है, दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो ये तो करेक्ट है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन अप्रैल 1935 अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। अब ये यहाँ पर आपको याद रखना है सबसे पहले कि आरबीआई को बनाने के लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया गया था जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 कहते हैं। और जैसे एक्ट पास हुआ, पास होने के बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई को स्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक है, आरबीआई सर्व्स एज अ मॉनेटरी अथॉरिटी एंड द रेगुलेटर ऑफ द इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमारे देश के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम किसका है, आरबीआई का है। वो यहाँ पर इंडियन बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट भी करता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, इट ऑपरेट्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ऑपरेट करती है, तो ये भी करेक्ट है। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि आज के टाइम में आरबीआई के ऊपर जो ऑनरशिप है वो किसकी है, हमारी गवर्नमेंट की है। किसकी है, गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट के अंदर किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। नेक्स्ट है आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन जनवरी 1959 इन टर्म्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1958, तो ये क्या है, हमारी स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जो आरबीआई है उसको नेशनलाइज किया गया था 1949 के अंदर, और जो एक्ट था वो भी हमारा यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948 था, 1948, 1948। जिनको नेशनलाइज का मतलब नहीं पता, देखो नेशनलाइज का मतलब है कि अब उसके ऊपर आपसे गवर्नमेंट की ओनरशिप हो गई। पहले हमारा जो आरबीआई था वो यहाँ पर क्या थी, प्राइवेट एंटिटी थी, पर 1949 के अंदर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अपना पूरा कंट्रोल ले लिया और उसके ऊपर नेशनलाइज करके उसको अपने कंट्रोल में लेकर अपनी ओनरशिप यहाँ पर स्टैब्लिश कर। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट कमेटी रेकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जो हमारी कमेटी है जिसने यहाँ पर रेकमेंड किया था कि हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश करना चाहिए, वो कमेटी कौन है। पहला, द चैम्बरलेन कमीशन, द हिल्टन यंग कमीशन, बेरिंग कमीशन, या फिर फॉलर कमेटी। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, द हिल्टन यंग कमीशन इज अ करेक्ट आंसर। तो इसने यहाँ पर पहली बार रिकमेंडेशन दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, द बिल टू एस्टैब्लिश आरबीआई वाज इंट्रोड्यूस्ड इन जनवरी 1927 in the legislative assembly but it was dropped due to the differences in views regard। ठीक है, तो देखो पहली बार जो आरबीआई उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए एक बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, आरबीआई को स्टैब्लिश करने के लिए एक बिल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था जनवरी 1927 के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। पर इसे ड्रॉप कर दिया गया था क्योंकि यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, यानी कि जो इस पे बात कर रहे थे जो लोग थे उनके व्यूज जो है एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। तो वो जो डिफरेंसेस है वो किस रिगार्ड थे, पहला इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क मॉडल के रिगार्डिंग, लोकेशन, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट, रिजर्व रेशियो ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर ऑनरशिप, कॉन्स्टिट्यूशन, कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो ये हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो हमारे जो इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे लोग, उनको उनकी यहाँ पर ओनरशिप क्या रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगी, कंपोजिशन क्या रहेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, उसको लेकर थोड़े से मतभेद हो गए थे। एक दूसरे से उनकी राय जो है वो मिल नहीं रही थी, जिसकी वजह से इस बिल को यहाँ पर ड्रॉप जो है वो कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज एन अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द आरबीआई, इट इंक्लूड्स द गवर्नर, फोर डिप्टी गवर्नर एंड फ्यू गवर्नर अपॉइंटेड डायरेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आरबीआई की अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी यहाँ पर कौन है। तो मैंने आपको शुरू में बताया था, आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, सेंट्रल बोर्ड इज अ करेक्ट आंसर। तो आरबीआई के अंदर जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है, जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी को बनाना, अदर डिसीजंस लेने, वो है हमारे यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड। क्या है हमारे यहाँ पर, सेंट्रल बोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या पूछ रहा था कि इसके अंदर हमारे गवर्नर होते हैं, डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। जो जब हम इसका कंपोजिशन समझेंगे तो आपको और अच्छे से यहाँ पर क्लियर होगा। फिलहाल के लिए जो आंसर रहेगा वो सेंट्रल बोर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल बोर्ड इंक्लूड, तो हमारा जो सेंट्रल बोर्ड है उसके यहाँ पर मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको पता लगा होगा कि सबसे पहले गवर्नर होता है, डिप्टी गवर्नर होता है, फिर यहाँ पर हमारे कुछ गवर्नमेंट अपॉइंटेड डायरेक्टर होते हैं, तो ये कुछ यहाँ पर मेंबर्स होते हैं। टोटल मेंबर मैं आपको यहाँ पर गिना दूंगा। सबसे पहले देखो, हमारा जो सेंट्रल बोर्ड होता है उसमें सबसे पहले आते हैं आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, उसके बाद इसमें आते हैं डिप्टी गवर्नर्स। डिप्टी गवर्नर मैक्सिमम जो है वो 4 हो सकते हैं और इसको अपॉइंट करने का काम कौन करते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट।
उसके बाद हमारे यहाँ पर 4 डायरेक्टर्स होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर नॉमिनेट करती है लोकल बोर्ड से। हमारे आरबीआई के यहाँ पर 4 लोकल बोर्ड है, ठीक है, जो कि हमारे 4 रीजन्स में जो है ऑपरेट करते हैं, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, है ना। इन सभी रीजन में एक आरबीआई का लोकल बोर्ड काम करता है, जो कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन रीजन के बारे में आरबीआई को यहाँ पर बताता है, ठीक है, और उनकी हेल्प करता है कि वो इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर काम जो है वो कर सके, ठीक है। उसके बाद 10 डायरेक्टर होते हैं जिनको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करते हैं वेरियस फील्ड से, जैसे फाइनेंस की फील्ड हो गई, इकोनॉमिक्स की फील्ड हो गई, तो इन सभी फील्ड से इसको यहाँ पर अपॉइंट जो है वो किया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जिनको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है। तो ये सभी के सभी हमारे यहाँ पर मेंबर्स होते हैं। तो अगर हम गिनती करें टोटल मेंबर कितने हुए, तो यहाँ पर हमारे 5, 15 और यहाँ पर हमारे 5, 9, 19 और की टोटल हमारे 21 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सेंट्रल बोर्ड है उसके टोटल मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है क्योंकि कई टाइम पे जो डिप्टी गवर्नर होते हैं वो कम भी हो सकते हैं पर ज्यादा नहीं हो सकते, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो 21 में रहेगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? फटाफट से चैट बॉक्स में यहाँ पर मैसेज करके बता दीजिए अगर आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में ऑलरेडी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा टेन्योर के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें, तो जो गवर्नर है उसका जो टेन्योर है उसको फिक्स करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, पर उसका जो टेन्योर है वो कभी भी 5 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। सेम केस हमारे यहाँ पर डिप्टी गवर्नर का होता है। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर डायरेक्टर्स होते हैं उनको 4 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। जैसे ही 4 साल पूरे हो जाते हैं तो हमारा जो दूसरा पर्सन है वो यहाँ पर अपॉइंट कर लिया जाता है। उसके बाद हमारे जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी यहाँ पर 4 ईयर्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं दो, वो यहाँ पर गवर्नमेंट के हिसाब से अपॉइंट किया था, गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लोकल बोर्ड। तो जो हमारे लोकल बोर्ड है उसके बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो लोकल बोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया कि आरबीआई की यहाँ पर 4 लोकल बोर्ड है जो कि यहाँ पर 4 रीजन में ऑपरेट करते हैं, यानी कि हर रीजन का काम देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, लोकल बोर्ड की, और लोकल बोर्ड इसके बारे में किसे बताता है, आरबीआई को, ताकि वो यहाँ पर एक्शन जो है वो ले सके, ठीक है। पहली स्टेटमेंट क्या है, दे हैव इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ओवर रीजनल बैंकिंग मैटर्स। तो ये हमारा क्या है, गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नहीं होती है। आखिरी डिसीजन कौन लेता है, आरबीआई लेता है। बस ये ना आरबीआई को बता देता है कि रीजन जो रीजनल बैंकिंग मैटर्स है वो ये है, अब इसके ऊपर फटाफट से एक्शन जो है वो लीजिए। नेक्स्ट, दे डायरेक्टली मैनेज एंड सुपरवाइज कमर्शियल बैंक विद इन देयर रीजन। तो ये भी गलत है, वो डायरेक्टली यहाँ पर मैनेज नहीं करते। जो आरबीआई है वो यहाँ पर बैंकों को मैनेज करता है। बस जो हमारा लोकल बोर्ड है वो आरबीआई को इन बैंकों के बारे में बता देगा, ताकि जो आरबीआई है वो इसको रेगुलेट करने के लिए काम जो है वो कर सके। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट है, दे प्राइमरी फोकस ऑन प्रमोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कंज्यूमर अवेयरनेस। तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, दे एक्ट एज अ कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन आरबीआई एंड द रीजनल इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट है। इसमें मैंने आपको बताया कि जो लोकल हेड है वो बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल है, यानी कि वो जो रीजनल मैटर्स होते हैं वो रीजनल इकोनॉमिक स्टेक होल्डर से लेकर आरबीआई तक पहुंचाते हैं, ताकि आरबीआई जो है उसके ऊपर इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो ले पाए, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। 4 हमारे यहाँ पर लोकल बोर्ड है, ईस्टर्न लोकल बोर्ड, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में है, और ये ईस्टर्न रीजन में ऑपरेट करता है, ठीक है। उसके बाद है वेस्टर्न लोकल बोर्ड, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, और ये वेस्टर्न रीजन को रिप्रेजेंट करता है। उसके पास साउदर्न और ऐसे ही हमारे नॉर्दर्न लोकल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज अ सेट ऑफ एक्शंस टू कंट्रोल अ नेशंस ओवरऑल मनी सप्लाई एंड अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें यहाँ पर मनी सप्लाई को समझना पड़ेगा। क्या है, मनी सप्लाई को समझना पड़ेगा कि मनी सप्लाई यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको मनी सप्लाई का मतलब समझाऊं, सिंपल सा मतलब समझाऊं सिंपल भाषा में, तो एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमारी जो इकोनॉमी, हमारी जो देश की इकोनॉमी है, उसके अंदर जितना भी पैसा सर्कुलेट हो रहा है लोगों के पास, बैंकों के पास, उसी को हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। जैसे अगर मान के चलो 2018 की बात करें, ठीक है, 2018 के अंदर इंडिया के अंदर मान के चलो यहाँ पर 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ यहाँ पर हमारा पैसा जो है वो सर्कुलेट हो रहा है इकोनॉमी के अंदर। तो उस समय हमारी मनी सप्लाई कितनी हुई, 10 लाख करोड़। कितनी हुई, 10 लाख करोड़, ठीक है। अब जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो मनी सप्लाई के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर डिपेंड करती है, ठीक है। इसीलिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमारी जो देश होती है वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनाती है। क्या बनाती है, पॉलिसी बनाती है, जिसके अंदर वो बहुत सारे एक्शंस लेती है,
ताकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके और हमारे देश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ ले आ सके। उस पॉलिसी को क्या कहते हैं, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए मॉनेटरी पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर। जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है उसको बनाता कौन है, हमारा सेंट्रल बैंक। कौन बनाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल बैंक क्या है, मॉनेटरी अथॉरिटी, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम किसका है, सेंट्रल बैंक का है। इसीलिए मॉनेटरी पॉलिसी को कौन बनाता है, हमारा सेंट्रल बैंक होता है। और इसके अंदर ये कुछ एक्शन लेता है जिससे वो किसी पॉइंट के टाइम पर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मनी सप्लाई को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, जैसा उसको सही लगे। जैसे अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो वो मनी सप्लाई को डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर मनी सप्लाई कम है, मतलब कि डिफ्लेशन है, तो मनी सप्लाई को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए मॉनेटरी पॉलिसी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इंक्लूड, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो हम मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाते हैं, हमारा क्या यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है। पहला, मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी। दूसरा, मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तीसरा, इंश्योरिंग एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना है। अब कैसे होगा, देखो, जो मनी सप्लाई है ना, जो मनी सप्लाई है उससे जो हमारी प्राइसेस है उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। जैसे अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आ जाएगा और वो ज्यादा डिमांड करेंगे, जिससे प्राइसेस क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। अगर मनी सप्लाई कम हो गई, मनी सप्लाई कम हो गई, लोग डिमांड कम करेंगे, जिससे प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो प्राइस को स्टेबल रखने के लिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, स्टेबल रखना काफी ज्यादा जरूरी है। उसके बाद है मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये तो ऑब्वियस बात है, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन किया तो हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहेगी, अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट है इंश्योरिंग एडुकेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर। तो ये ऑब्वियस बात है कि जो हमारे प्रोडक्टिव सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, तो उनको पैसा देना जरूरी है। तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, बैंकों के थ्रू इन सेक्टर को पैसा जो है वो दिलवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन फ्रीडमैन सेज दैट इफ मनी सप्लाई ग्रोथ इज मैनिपुलेटेड टू बी equal to the rate of growth of output, then the price level will be stable and inflation rate will be zero, true or false, ठीक है। तो हमारे जो मिल्टन फ्रीड थे, वो फ्रीडमैन थे, वो कहते थे कि हमारी हमारी जो मनी सप्लाई की जो ग्रोथ है, मनी सप्लाई की जो ग्रोथ है, अगर वो आउटपुट की ग्रोथ के इक्वल हो, आउटपुट की ग्रोथ के इक्वल हो। जैसे एग्जांपल दिया, मनी सप्लाई की ग्रोथ है 4%, हर साल 4% से मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है और आउटपुट की जो ग्रोथ है वो भी 4% है। तो इस केस में जो प्राइस स्टेबिलिटी है, जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो मेंटेन रहेगी, यानी कि जो प्राइसेस है वो स्टेबल रहेंगे, वो ना इंक्रीज होंगे ना डिक्रीज होंगे। जिससे जो इन्फ्लेशन होगी वो क्या रहेगी, जीरो होगी। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर नहीं है, तो आंसर क्या रहेगा, टू। ऑप्शन है टू इज द करेक्ट आंसर। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अगर मनी सप्लाई के साथ साथ आउटपुट की ग्रोथ भी हो और जो ग्रोथ का लेवल है वो सेम हो, तो इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ मिल्टन फ्रीडमैन रूल इज दैट सेंट्रल बैंक। तो यहाँ पर जो मिल्टन फ्रीडमैन थे उन्होंने सेंट्रल बैंक की एक मेजर यहाँ पर क्रिटिसिज्म की थी, वो क्या है। पहला, सेंट्रल बैंक कैन नॉट कंट्रोल इन्फ्लेशन। जो सेंट्रल बैंक है वो खुद से इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकता। या फिर सेंट्रल बैंक हैव टू मच पावर, सेंट्रल बैंक के पास बहुत ज्यादा पावर है। या फिर सेंट्रल बैंक शुड इग्नोर आउटपुट फ्लक्चुएशन, सेंट्रल बैंक जो है आउटपुट फ्लक्चुएशन को इंक्रीज कर इग्नोर करता है। या फिर कैन नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा था कि जो सेंट्रल बैंक है वो डायरेक्टली मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हालांकि इनडायरेक्टली वो जरूर मनी सप्लाई को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकता है, उसको कंट्रोल कर सकता है, पर डायरेक्टली उसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन को प्रॉपरली यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टेलर रूल सजेस्ट सेटिंग इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन विच टू प्राइमरी फैक्टर्स। तो हमारा जो टेलर रूल है उसने यहाँ पर सजेस्ट किया था कि सेंट्रल बैंक अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को सेट करना चाहिए तो उन्हें कौन से दो प्राइमरी फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। पहला, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन रेट, पोटेंशियल जीडीपी, बैंक क्रेडिट एंड इंटरेस्ट रेट स्प्रेड, या फिर एक्सचेंज रेट एंड फिस्कल डेफिसिट। तो हमारा जो ऑप्शन बी रहेगा ये हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। तो यानी कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है अगर उसको इंटरेस्ट रेट को सेट करना है तो उसको इन्फ्लेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा और जो जीडीपी है उसे ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके हिसाब से उसे इंटरेस्ट रेट जो है वो डिसाइड करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 45 जेड बी ऑफ, ठीक है।
तो यहाँ पर जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसको बनाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 45 जेड बी के द्वारा। अब ये जो सेक्शन 45 जेड बी है, ये किस एक्ट का है? पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, कंपनीज एक्ट 2013, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 इज द करेक्ट आंसर। अब ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? देखो, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमारे देश के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? आरबीआई। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगर मैं आपसे अब ये पूछूं कि आरबीआई के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट, ठीक है, कौन सी बॉडी यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, तब क्या आंसर रहेगा? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। यानी कि आरबीआई के अंदर जो बॉडी पॉलिसी बनाती है वो है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। नेक्स्ट हमारा एमपीसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ, ठीक है, तो जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको यहां पर बनाया कब गया, कब बनाया गया था? ऑप्शन है सितंबर 29 2015, सितंबर 29 2016, या फिर सितंबर 29 2017, या फिर 2018। तो ऑप्शन बी सितंबर 29 2016 इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एमपीसी? इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर एमपीसी के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट है? पहला, द एमपीसी इज रिक्वायर्ड टू मीट एटलीस्ट 4 टाइम इन अ ईयर, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि हमारी जो एमपीसी है उसकी जो मीटिंग्स है वो साल के अंदर कम से कम 4 बार ही होनी चाहिए। उससे ज्यादा हो सकती है पर उससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो मेंबर हैं वो साथ में कम से कम 4 बार ही बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे। नेक्स्ट है द quorum ऑफ द मीटिंग ऑफ द एमपीसी इज 4 मेंबर्स, ठीक है, तो जो हमारा quorum होना चाहिए यानी कि जो मेंबर्स होना चाहिए वो कम से कम 4 होने चाहिए। किसी भी टाइम कोई भी मीटिंग हो रही है तो कम से कम 4 मेंबर्स वहां पर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो वो मीटिंग नहीं मान जाएगी। ईच मेंबर ऑफ एमपीसी हैज वन वोट, तो हर मेंबर के पास एक वोट होता है, यानी कि जितने भी डिसीजन होते हैं वो वोटिंग से किए जाते हैं। तो ये सभी स्टेटमेंट हमारे क्या है? करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ दिस इज अ डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, देखो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या फिर जो सेंट्रल बैंक है, जब वो मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है तो क्यों करता है? ताकि वो मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। और मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का मतलब है कि जरूरत पड़ने में मनी सप्लाई को इंक्रीज भी किया जाए, जरूरत पड़ने में मनी सप्लाई को डिक्रीज भी किया जा सके, ठीक है। अब मनी सप्लाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करने के लिए कुछ यहाँ पर स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कुछ यहाँ पर टूल्स का यूज करना पड़ता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं जो यूज करता है हमारा सेंट्रल बैंक। एक होता है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, या फिर आप इसको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट या फिर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स भी कह सकते हो। क्लियर है? अब यहां पर पूछा था कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। अब ये कैसे काम करते हैं कि कैसे यहाँ पर मनी सप्लाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं, एक एक करके उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस की। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसकी यहाँ पर सेल परचेज करते हैं। क्या करते हैं? सेल परचेज करते हैं ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। जैसे अगर एग्जांपल के मान के चलो, हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, तो आरबीआई क्या करता है इस ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर? इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को या तो सेल कर देता है या फिर परचेज कर देता है, ठीक है। तो जब भी आरबीआई को इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना होता है, क्या करना होता है? इंक्रीज करना होता है। तो वो यहाँ पर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है, जो हमारी यहाँ पर सिक्योरिटीज है, उसे क्या कर देता है? उसे कर लेता है परचेज। क्या कर लेता है? परचेज। क्योंकि देखो जैसे ही आरबीआई लोगों से सिक्योरिटीज को परचेज करेगा तो जो पैसा है वो आरबीआई से किसके पास चला जाएगा? हमारे लोगों के पास चला जाएगा, जिससे मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब मनी सप्लाई को कम करना होगा तो क्या किया जाएगा? बिल्कुल इसका ऑपोजिट कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? सेल कर दिया जाएगा। जैसे ही आरबीआई यहाँ पर सिक्योरिटीज को सेल करेगा तो पब्लिक उसको खरीदेगी, तो पब्लिक से पैसा किसके पास आ जाएगा? आरबीआई से, आरबीआई के पास से किससे? गवर्नमेंट के पास, और मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब एक बात आपके यहाँ पे ध्यान रखने की, जो आरबीआई है वो जो सिक्योरिटी सेल करता है वो गवर्नमेंट की होती है, यानी कि आरबीआई खुद से यहाँ पर ट्रेडिंग जो है वो नहीं कर सकता है, कि अपनी खुद के सिक्योरिटीज वगैरह को सेल परचेज नहीं कर सकता है।
नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो। तो इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। कैश रिजर्व रेशियो के अंदर अगर ज्यादा है तो क्या होगा, पैसा कम बचेगा लोन देने के लिए, और जो हमारी इकॉनमी है उसके अंदर जो मनी सप्लाई है वो भी यहाँ पर कम रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैचू लिक्विडिटी रेशियो। स्टैचू लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, देखो ये सीआरआर की जैसे ही होता है। स्टैचूट लिक्विडिटी रेशियो के अंदर जितनी भी हमारी यहाँ पर बैंक्स है उसको अपने टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास ही लिक्विड फॉर्म में रिजर्व करके रखना पड़ता है। जैसे अगर मान के चलो एक बैंक है उसके पास 100 करोड़ की टोटल टाइम एंड लायबिलिटीज है, तो उसका मान लो 40% है, तो यहाँ पर 40 करोड़ रुपीज उसको अपने पास लिक्विड फॉर्म में, चाहे वो कैश हो सोना हो, रखना पड़ेगा ताकि कोई इमरजेंसी के टाइम में उसको जो यूज जो है वो कर पाए। तो इसको हम क्या होता है स्टैचूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो देखो अगर ये भी बहुत ज्यादा है, जैसे अगर यहाँ पर हमारी जो स्टैचू लिक्विडिटी 40% है, तो 40 करोड़ रुपए उसको बैंक को खुद के पास रखना पड़ेगा। लोन देने के लिए कितना पैसा बचा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 60 करोड़ रुपए, कम पैसा बचा। अगर यहीं पे 20% होता तो 20 करोड़ रखते और 80 करोड़ रुपए यहाँ पे लोन दे देते। ठीक है। तो अगर सीआर और एसएलआर ज्यादा है तो पैसा कम, लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा और इकोनॉमी में पैसा कम जाएगा। तो अगर आरबीआई को मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो वो सीआर एसएलआर को इंक्रीज कर देता है, और इंक्रीज करना चाहता है तो उसको कम कर देता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, ये हमारे हैं डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। क्या है हमारे यहाँ पर डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टूल डज अ सेंट्रल बैंक यूज टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कमर्शियल बैंक। यानी कि हमारी जो कमर्शियल बैंक्स होती है, ठीक है, वो जो यहाँ पर बोरोइंग करती है, किससे करती है, सेंट्रल बैंक से करती है। उनकी कॉस्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए, यानी कि जो बोरोइंग करती है कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से, उसकी जो कॉस्ट आती है, यानी कि जो इंटरेस्ट रेट है, उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए सेंट्रल बैंक किस चीज का यूज करता है, पहला ओपन मार्केट ऑपरेशंस, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैचू लिक्विडिटी रेशियो, या फिर रेपो रेट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, रेपो रेट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो बेसिकली रेपो रेट के ऊपर बैंकों को लोन देती है। तो अगर यहाँ पर रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है तो इससे क्या होगा, इससे बोरविंग की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाएगी, कमर्शियल बैंक बोरविंग कम करेंगे जिससे इकोनॉमी के अंदर पैसा कम जाएगा। अगर यहाँ पर बोरविंग की कॉस्ट कम करना चाहती है सेंट्रल बैंक तो वो क्या करेगी, रेपो रेट को क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर रेपो रेट क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर रहेगा। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में यहाँ पर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है, और किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में मैंने आपको अभी बताया। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, पहला व्हेन सिक्योरिटीज आर सोल्ड मनी सप्लाई इन इकोनॉमी डिक्रीजेस। यानी कि जब यहाँ पर आरबीआई सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज को सेल करता है तो उससे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पीछे का रीजन क्या है, तो जब सेल किया जाता है तो लोगों से पैसा किसके पास आता है, आरबीआई के पास आता है, सेंट्रल बैंक के पास आता है, फिर वो गवर्नमेंट के पास जाता है। तो इकोनॉमी के अंदर पैसा कम हो जाता है। उसके बाद when securities are purchased money supply in economy increases, जब सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, परचेज करेगा पैसा कहाँ जाएगा, आरबीआई से पैसा किसके पास जाएगा, हमारी पब्लिक के पास जाएगा जिन्होंने सेल किया है सिक्योरिटीज को। ठीक है। उसके बाद आरबीआई परचेज सेल इट्स ओन सिक्योरिटीज, जो आरबीआई है वो अपनी खुद की सिक्योरिटीज की परचेज सेल करता है। तो ये क्या है, गलत है, ये स्टेटमेंट सरासर गलत है, क्योंकि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अंदर जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की सेल परचेज करता है, ना कि खुद की। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस क्रेडिट पॉलिसी। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर क्रेडिट पॉलिसी को अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले क्रेडिट पॉलिसी का यहाँ पर आपको मतलब समझा दूं। क्रेडिट पॉलिसी बनाई जाती है क्रेडिट फैसिलिटीज को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए। क्रेडिट फैसिलिटी आपको पता ही है, हमारी जो बैंक्स है ये जो लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करती है पब्लिक को, लोगों को, बिजनेसेस को, वो हमारी क्रेडिट फैसिलिटीज कहलाती है। तो जो आरबीआई है वो यहाँ पर क्रेडिट को भी यहाँ पर कंट्रोल जो है वो करता है, और किसके थ्रू करता है, क्रेडिट पॉलिसी के थ्रू करता है। ठीक है। अब कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करी, पहला देखो, इट्स सेट ऑफ रूल्स गवर्निंग हाउ लेंडर एक्सटेंड क्रेडिट टू बेयर्स। बेसिकली क्रेडिट पॉलिसी के अंदर कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके जो लेंडर्स हैं वो यहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं बॉर्बर को, या फिर ए फ्रेमवर्क यूज बाय सेंट्रल बैंक टू मैनेज द अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। यानी कि एक फ्रेमवर्क होता है जिसके हेल्प से हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को मैनेज करता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर इकोनॉमी के अंदर कितना क्रेडिट अवेलेबल होना चाहिए और उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए उसको डिटरमाइन करता है। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। तो इसके जरिए क्रेडिट की अवेलेबिलिटी और कॉस्ट को मैनेज किया जाता है।
नेक्स्ट ऑप्शन भी अगर हम देख ले तो सी ऑप्शन कह रहा था ये एक मार्केट कंपेरिजन है, तो ये गलत है। उसके बाद ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि इसे स्पेसिफिक लोन एग्रीमेंट पे एप्लीकेबल होता है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है हमारी गलत है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। तो ये जो क्रेडिट पॉलिसी बनाई जाती है इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। पहला, स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ करना, तो ये तो ऑब्जेक्टिव होता है भाई। कोई भी पॉलिसी हो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इकोनॉमी की ग्रोथ करना है, ठीक है। तो क्रेडिट पॉलिसी के थ्रू हम यहाँ पर क्रेडिट को मैनेज करते हैं, उसको अवेलेबल करवाते हैं, उसकी कॉस्ट को जो है इफेक्टिव बनाते हैं ताकि ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट, मैनेजिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है उसको यहाँ पर मैनेज करना है। जो इन्फ्लेशन है उसको यहाँ पर कंट्रोल करना है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद इंश्योरिंग इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसको हमें यहाँ पर इंश्योर करना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है कि देखो अगर इकोनॉमी के लेवल पे हमने स्टेबल कर लिया तो इंडिविजुअल लेवल पे भी स्टेबिलिटी हो जाएगी। पर ये हमारा कोई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्रो लेवल के ऊपर हमें पूरी इंडिया के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज नॉट यूज्ड बाय सेंट्रल बैंक टू इंप्लीमेंट क्रेडिट पॉलिसी। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं, ऐसे ही क्रेडिट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए भी कुछ टूल्स होते हैं। तो ऐसा कौन सा टूल है जो कि क्रेडिट पॉलिसी के लिए यूज नहीं किया जाता? पहला, ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो ये बिल्कुल यूज किया जाता है, यानी कि किसी भी टाइम पर क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को अगर मैनेज करना हो, कंट्रोल करना हो, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब सेल करेंगे तो पैसा आरबीआई के पास आएगा, आरबीआई से गवर्नमेंट के पास जाएगा, तो इकोनॉमी में पैसा कम बचेगा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। और अगर परचेज किया तो उसका उल्टा हो जाएगा। उसके रिजर्व रिक्वायरमेंट, तो ये भी मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी में समझाया था। अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो बैंकों के पास क्रेडिट फैसिलिटीज कम प्रोवाइड देने के लिए पैसा कम बचेगा, लोन देने के लिए पैसा कम बचेगा। तो रिजर्व रिक्वायरमेंट के थ्रू भी सेंट्रल बैंक कंट्रोल कर सकता है। इंटरेस्ट रेट कंट्रोल, तो ये भी मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा है तो हमारा जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक से बहुत कम करेगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज्यादा आ रही है। अब जिससे वो आगे लोगों को भी जो लोन्स एंड एडवांसेस है वो कम प्रोवाइड करेगा, क्रेडिट अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो बोर्डिंग की कॉस्ट कम होगी, बैंक ज्यादा लोन लेंगे और कुछ ज्यादा क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग टूल नहीं होता, ये टूल होता है बेसिकली हमारी जो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट टूल जो है यूज किया जाता है, क्रेडिट पॉलिसी के अंदर इसको यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द डिस्काउंट रेट इट जनरली लीड्स टू। यहाँ पे डिस्काउंट रेट का मतलब वो इंटरेस्ट रेट जिसके ऊपर हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड कर रहा है कमर्शियल बैंक को। तो अगर ये डिस्काउंट रेट इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा, पहला जो बॉर्बिंग है बैंक की वो इंक्रीज हो जाएगी, या फिर डिक्रीज हो जाएंगी, या फिर नो चेंज आएगा, या फिर लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर बॉर्बिंग, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट आंसर। अगर डिस्काउंट रेट ज्यादा होगा तो जो बैंक है उसको जो लोन है वो महंगा मिल रहा होगा, जिसकी वजह से वो जो बॉर्बिंग है वो यहां पर कम करेंगे। तो ऑप्शन बी, डिक्रीज बॉर्बिंग बाय बैंक्स इज अ करेक्ट आंसर। डिक्रीज बॉर्बिंग बाय बैंक्स इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वांटिटेटिव ईजिंग इज अ टाइप ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन वेयर सेंट्रल बैंक, तो क्वांटिटेटिव ईजिंग बेसिकली क्या है, एक तरह का ओपन मार्केट ऑपरेशन है जहां पर हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करती है। ऑप्शन है, बायस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो सेंट्रल बैंक होती है वो कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय कर लेती है, या फिर सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कमर्शियल बैंक, सेट लिमिट्स ऑन बैंकिंग बैंक लैंडिंग, या फिर रिक्वायर्स बैंक्स टू होल्ड हायर रिजर्व। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो हमारी जो सेंट्रल बैंक होती है वो कमर्शियल बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या कर देती है, सेल कर देती है। क्या कर देती है, सेल कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोटेंशियल रिस्क ऑफ यूजिंग लूज क्रेडिट पॉलिसी, लो इंटरेस्ट रेट हाई लिक्विडिटी, ठीक है। तो हमारी क्रेडिट पॉलिसी भी कई तरह की होती है, जिसमें से एक तरह होती है लूज क्रेडिट पॉलिसी। हमारी क्रेडिट पॉलिसी की एक टाइप होती है लूज क्रेडिट पॉलिसी, जिसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट होता है वो कम होता है और जो लिक्विडिटी होती है वो ज्यादा होती है, यानी कि जो क्रेडिट अवेलेबिलिटी वो ज्यादा होती है। तो इस ये जो लूज क्रेडिट पॉलिसी जब हम इसको यूज करते हैं तो इससे कौन कौन से रिस्क अराइज नहीं होते, इनमें से पहला, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, हायर इन्फ्लेशन, करेंसी डेप्रिसिएशन। तो ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। यानी कि जब हम लूज क्रेडिट पॉलिसी का यूज करते हैं तो ये सारे के सारे जो रिस्क हैं वो अराइज होते हैं, यानी कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा हो सकती है, साथ के साथ हमारी जो करेंसी है वो भी डेप्रिशिएट हो सकती है, यानी कि उसकी जो वैल्यू है वो यहां पर कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन
सेंट्रल बैंक में इंप्लीमेंट टाइट क्रेडिट पॉलिसी मेजर सच एज, ठीक है। तो अगर मान के चलो देश के अंदर हाई इन्फ्लेशन है, तो जो सेंट्रल बैंक है वो एक टाइट क्रेडिट पॉलिसी यहां पर यूज कर सकती है। अब टाइट क्रेडिट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या क्या मेजर्स यहां पर सेंट्रल बैंक लेगी? पहला, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है उसको रिड्यूस कर देगी, या फिर जो डिस्काउंट रेट है उसको लोअर कर देगी, या फिर जो इंटरेस्ट रेट है उसको यहां पर रेज कर देगी, या फिर एक्सपेंडिंग क्वांटिटेटिव ईजिंग। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर क्या होगा? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन ज्यादा है इसका मतलब क्या है? क्रेडिट अवेलेबिलिटी ज्यादा है। हमें क्रेडिट अवेलेबिलिटी को कम करने की जरूरत है। उसको कम कैसे किया जाएगा? इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो। जो हमारे बैंक्स हैं उनको बोरिंग महंगी पड़ेगी तो वो कम बोरिंग करेंगे, जिससे आगे वो लोगों को भी कम यहाँ पर लोन्स एंड एडवांस प्रोवाइड करेंगे, और क्रेडिट अवेलेबिलिटी अपने आप ही कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो हमारी इन्फ्लेशन है वो भी यहाँ पर कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ क्रेडिट इन मोस्ट इकोनॉमीज? अगर आप ज्यादातर इकोनॉमीज की बात करें तो इनमें से कौन सा ऐसा सोर्स है जो कि यहाँ पर सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं, जहां से हमें क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिल सकती? मैं नॉर्मल पब्लिक की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पहला, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, या फिर मनी लेंडर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मनी लेंडर, सेंट्रल बैंक इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये जो तीन है, कमर्शियल बैंक, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, मनी लेंडर, यहां से हमें आसानी से यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो मिल सकती है। ज्यादातर जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो कहां से मिलती है? कमर्शियल बैंक से मिलती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से। मनी लेंडर कहां पे काम करते हैं? जहां पर फॉर्मल सिस्टम हमारा डेवलप नहीं हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which dimension of credit policy ensures fair and transparent access to credit for all borrowers? ठीक है, borrowers। तो कौन सा यहाँ पर डायमेंशन है क्रेडिट पॉलिसी का जो इंश्योर करता है कि फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से सभी बॉर्बर को क्रेडिट फैसिलिटीज मिले? पहला, क्वांटम ऑफ क्रेडिट, सोर्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट एलोकेशन मैकेनिज्म, टर्म एंड कंडीशन ऑफ क्रेडिट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा जो क्रेडिट पॉलिसी का टर्म एंड कंडीशन का जो पोर्शन होता है वहां पर सारी चीजें पहले से लिखी होती है कि हमें बॉर्बर को किस तरीके से यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करें जिससे फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से बॉर्बर को सारी सर्विसेज मिल पाते। क्वांटम क्रेडिट का मतलब है कि मैक्सिमम क्रेडिट यहाँ पर कितना मिलेगा। सोर्स ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि किस सोर्स से यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। क्रेडिट एलोकेशन का मतलब है कि जो क्रेडिट फैसिलिटीज है वो यहाँ पर कैसे जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है आपको यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस नॉमिनल क्रेडिट? ठीक है, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि नॉमिनल क्रेडिट को प्रॉपर तरीके से डिफाइन करती है? तो देखो, जो हमारी क्रेडिट होती है वो दो तरह की होती है। जैसे अगर मान के चलो आपने 100 लाख रुपए का लोन लिया तो ये क्या है? क्रेडिट है। अब ये जो क्रेडिट है वो दो तरह की हो सकती है। एक हो सकती है हमारी नॉमिनल क्रेडिट, नॉमिनल क्रेडिट, ठीक है। और एक होता है हमारा रियल क्रेडिट। क्या होता है? रियल क्रेडिट। अब ये नॉमिनल क्रेडिट और रियल क्रेडिट का फंडा क्या है? देखो, आपको पता होगा समय के साथ जो पैसे की वैल्यू है वो क्या होती है? कम हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई साल पहले 1 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। 1 रुपए में 1 रुपए, 1 रुपए में 1 किलो चावल मिल जाता था, तेल मिल जाता था। पर आज के टाइम में इसकी वैल्यू क्या है? बहुत ही कम हो गई। 1 रुपए में आज एक सिर्फ एक टॉफी मिल जाती है। यानी कि पैसा सेम है पर समय के साथ उसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। आज के टाइम में आप देखोगे तो जो 1 रुपए की वैल्यू उन सालों में थी, आज के टाइम में उसकी इक्वल वैल्यू किसकी होती है? 100 रुपए की होती है, 200 रुपए की होती है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू कम होती है समय के साथ पैसे की, इसके लिए हमें क्रेडिट को दो भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला है नॉमिनल क्रेडिट। जब भी आप किसी क्रेडिट को, यानी कि अगर 100 लाख रुपीज है, उसको मार्केट वैल्यू पे जो है मेजर करोगे। जैसे आज के टाइम में आपने लिया 100 लाख रुपीज का लोन 2020 में, ठीक है, और 2020 के अकॉर्डिंग उसको आपने मेजर किया और उसकी वैल्यू निकाली 100 लाख रुपीज। तो ये क्या हुआ? नॉमिनल क्रेडिट है, ठीक है। पर आपने क्या किया? आपने क्या किया दूसरे तरीके से? आपने क्या किया, इसमें से जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट था वो कम कर दिया। जैसे अगर मान के चलो आपका 2015 के अंदर हमारे जो 100 लाख रुपीज थे, 100 लाख रुपीज थे, और 2020 के अंदर जो 200 लाख रुपीज है, वो दोनों इक्वल है। यानी कि 2015 में 100 लाख की जो वैल्यू थी, 2020 में वही सेम वैल्यू हमारी 20 लाख 200 लाख रुपए की रह गई है, ठीक है। तो आपने जब 2020 में 20 लाख रुपए का लोन है तो ये जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ा है उसको आपने हटा दिया। यानी कि आपने चाहे 200 लाख रुपए का लोन लिया पर आपने उसको माना कितने का? 100 लाख रुपीज। तो ये जो है 100 लाख रुपए, ये हमारा क्या है? ये हमारा होगा रियल क्रेडिट। यानी कि आपने इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो खत्म कर दिया है। क्या कर दिया है? इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट खत्म कर दिया है। एक और एग्जांपल दूं, तो अगर मान के चलो 2015 के अंदर आपकी जो जीडीपी थी वो कितनी थी? 100 करोड़ रुपए से।
क्या थी 100 करोड़ थी। और 2020 के अंदर वो कितने 120 करोड़ है। ठीक है, पर आपने देखा कि जो आउटपुट था वो बिल्कुल सेम था, यानी कि 2015 में भी यहाँ पर 1000 यूनिट्स थे, मान के चलो 2020 के अंदर सेम 1000 यूनिट्स है, बस इन्फ्लेशन की वजह से उनका प्राइस हाई हो गया। तो अगर 2020 में आप मेजर कर रहे हो मार्केट प्राइस पे 120 करोड़, तो ये क्या हुआ, नॉमिनल जीडीपी हुआ। पर आपने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट करके उसको सिर्फ 100 करोड़ माना, तो वो क्या हुआ, हमारा रियल जीडीपी हो गया। तो सेम इसी तरीके से क्रेडिट का फंडा है कि अगर आप मार्केट प्राइस पे उसे मेजर करें तो वो नॉमिनल क्रेडिट हुआ, अगर आपने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उसमें से खत्म कर दिया उसके बाद मेजर किया तो वो हमारा रियल क्रेडिट हो गया। ठीक है, अब कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करिए। पहला, द परचेसिंग पावर ऑफ बॉर्बर मनी। ठीक है, ये बेसिकली हमारी जो बॉर्बर मनी है उसकी परचेसिंग पावर को बताता है। या फिर टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट एक्सटेंडेड इन ईयर, यानी कि एक साल के अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड किया गया था उसके बारे में बताता है। द फेस वैल्यू ऑफ लोन विदाउट इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। ठीक है, तो जो लोन है, जो हमारा लोन है उसकी जो टोटल वैल्यू है बिना किसी एडजस्टमेंट के, बिना किसी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के, तो वो हमारा नॉमिनल क्रेडिट कहलाता है। बिल्कुल, ये हमारा ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, सेंट्रल बैंक प्राइमरी कंट्रोल, जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है वो प्राइमरी कौन से क्रेडिट को कंट्रोल करता है। ऑप्शन है नॉमिनल क्रेडिट, रियल क्रेडिट, बोथ नॉमिनल एंड रियल क्रेडिट इक्वली, या फिर नाइदर नॉमिनल रियल क्रेडिट डायरेक्टली। तो ऑप्शन ए नॉमिनल क्रेडिट इज करेक्ट आंसर, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो रियल क्रेडिट को कंट्रोल नहीं करता बल्कि नॉमिनल क्रेडिट को यहाँ पर कंट्रोल करता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉमिनल एंड रियल क्रेडिट इज इंपॉर्टेंट फॉर असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि जो नॉमिनल और रियल क्रेडिट है इसमें डिफरेंशिएट हमें करने की जरूरत क्या है, हम क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, हम क्या जानना चाहते हैं। तो पहला देखो, हम इंटरेस्ट रेट में जो चेंज हुआ उसे जानना चाहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट में जो चेंज है उसे जानना चाहते हैं, या फिर प्राइस लेवल में जो चेंजेस आए हैं उसे यहाँ पर जानना चाहते हैं, या फिर चेंजेस इन गवर्नमेंट क्रेडिट वर्दिनाल। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि प्राइस लेवल के अंदर जो भी चेंजेस आए हैं उसे हम जानना चाहते हैं, इसीलिए हम नॉमिनल और रियल क्रेडिट में डिफरेंशिएट जो है वो करते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द रियल क्रेडिट, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि रियल क्रेडिट के रिकॉर्डिंग क्या है, फॉल्स है। पहला, इट रिफ्लेक्ट्स द परचेसिंग पावर ऑफ बॉर्बर मनी, यानी कि जो बॉर्बर मनी है उसकी परचेसिंग पावर को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है। तो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रियल क्रेडिट क्या है, आपको एक्चुअल वैल्यू बताएगा कि आपने जो पैसा बोरो किया है उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, आप उससे कितना खरीद सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज कैलकुलेटेड बाय एडजस्टिंग नॉमिनल क्रेडिट फॉर इन्फ्लेशन। तो जो नॉमिनल क्रेडिट है जब आप उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर देते हो उसके बाद आपके पास रियल क्रेडिट आता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, इट कैन बी यूज्ड टू कंपेयर लोन साइजेस अक्रॉस डिफरेंट टाइम पीरियड्स, यानी कि आपने डिफरेंट टाइम पीरियड जैसे 2010 में, 2020 में, 2030 में जो लोन लिए हैं उसको आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। कैसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ही खत्म कर दिया तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कितना कितना लोन लिया है। इट इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल बैंक, तो ये गलत है क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो सेंट्रल बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल क्रेडिट को कंट्रोल करता है, रियल क्रेडिट को नहीं करता है। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग मैक्सिमम लिमिट फॉर बैंक एडवांसेस अगेंस्ट सर्टेन कमोडिटीज इज नोन एज, यानी कि किसी कमोडिटी के लिए मैक्सिमम लोन कितना प्रोवाइड करना है उसके लिए जब हम मैक्सिमम लिमिट सेट करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है क्रेडिट प्राइसिंग, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, या फिर क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो ऑप्शन बी राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज द करेक्ट आंसर, राशनिंग ऑफ क्रेडिट इज द करेक्ट आंसर। तो इसमें हम एक लिमिट बना देंगे, जैसे हमारे रियल प्रॉपर्टी हो गया तो उसको कितना लोन दे सकते हैं बैंक, वो हम यहाँ पर लिमिट जो है वो लगा देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने सेंट्रल बैंकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, हमने समझा सेंट्रल बैंक क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, आरबीआई के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में समझा, उसकी इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है, तो आप फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके यहाँ पर बता दीजिए। और अगर आपको इस क्लास के बाद भी कोई भी डाउट आता है तो आप इंस्टाग्राम में मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा, वहां पर आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप सिस्टमैटिक वे में सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे कोर्स में जरूर एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाते हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में सेंट्रल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKD।
तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेस में एनरोल कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।